नमस्कार। एक बार फिर मैं चाणक्य हाजिर हूँ आपके सामने चतुर और चाणक्य लेकर एक नए कानूनी विषय और कुछ नए सदस्यों के साथ। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं चतुर और चाणक्य। तो भाई दो नए सदस्य उपस्थित हैं आज कक्षा में अपनी कानूनी शंकाओं को लेकर। जी गुरुजी, मैं नूरी और मेरा नाम गुरुजी गुगू है। भाई तुम दोनों के नाम जानता हूँ, तुम नूरी हो और ये गूगू है। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि आज गुरुजी की याद कैसे आ गई। गुरुजी, एक बहुत बड़ी शंका में थी तो बस आपका ध्यान आया। हुआ ये कि चतुर ने मुझे एक बड़ी कानूनी उलझन में डाल दिया। कल चर्चा करते करते हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात निकली और उसने कहा कि लड़कियों को अब पिता की पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। पर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो है नहीं। तो वो हंसा और कहने लगा हंसते हंसते कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई चतुर तो चतुर है और चतुर ने बिल्कुल सही कहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ गुरुजी कि स्त्रियों को या बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। यही बात है ना गुरुजी? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि अधिकार प्राप्त था। ये क्या बात हुई गुरुजी? अभी तो आपने कहा कि पुत्रियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। भाई नूरी और गूगू, अब ध्यान से सुनो। भाई मैंने और चतुर ने तुमसे ये नहीं कहा कि लड़कियों को बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। भाई मैं और चतुर तो बस इतना कह रहे हैं कि अब उन्हें अपने पिता की संपत्ति में पैतृक अधिकार प्राप्त है। गुरुजी, यहाँ पर तो शंका और बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि पहले बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था और अब उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। कृपया स्पष्ट करके समझाएंगे गुरुजी। और ये भी बात बताइएगा कि बेटियों को कब यह अधिकार प्राप्त नहीं था और कब से उन्हें यह अधिकार मिला है। हम्म देखो नूरी और गुगू, ये प्रश्न तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए आवश्यक है जिन्हें कि इस बात का ज्ञान नहीं है कि अब उन्हें पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। तो चलो मैं तुम्हें इस विषय के बारे में बिल्कुल प्रारंभ से जानकारी देता हूं कि भारत में कब से बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना शुरू हुआ है और पहले जब उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था तब उनके संपत्ति के संबंधित क्या अधिकार थे। ठीक है, देखो नूरी और गुगु, अब ध्यान से सुनो। जब हम इतिहास में जाकर देखते हैं कि औरतों के लिए पहले पहल कब प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई तो हमारे सामने सबसे पहले 1937 का समय आता है। ये वो समय है कि जब पहली बार कोशिश की गई कि औरतों के पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या उनको भी प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए। तो उस समय पहली बार हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 अस्तित्व में आया। ठीक है, समझी। जी गुरुजी, बिल्कुल समझ आ गया। पर गुरुजी,
क्या तब से ही औरतों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना प्रारंभ हो गया था? अरे 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 गुगू, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब 1937 में औरतों को संपत्ति का अधिकार पहले पहल मिला, तो ये अधिकार कैसा अधिकार था? अब समझो ध्यान से। अधिकार तो औरतों को दे दिया गया, या ये बात पहले पहल मानी गई कि औरतों को भी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, पर ये जो अधिकार मिला ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। समझी? गुरुजी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि औरतों को संपत्ति का अधिकार मिल गया, पर ये संपत्ति का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड था, ये नहीं समझ आया। भाई नूरी, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा, अभी बताता हूँ। देखो, 1937 में जब औरतों को पहले पहल संपत्ति का अधिकार दिया गया, तो ये रिस्ट्रिक्टेड था। अब ये रिस्ट्रिक्टेड कैसे था, ध्यान से सुनो। इसके अनुसार किसी भी औरत को संपत्ति तो मिलेगी, ठीक है ना, पर वो संपत्ति उसकी एब्सोल्यूट संपत्ति नहीं होगी, वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होगी। समझी? गुरुजी, अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अब भाई ध्यान से सुनो। जब हम ये कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी उनके हाथ में नहीं होगी, उनके पास सिर्फ पोजेशन होगा, तो इसका अर्थ ये है कि वो उस प्रॉपर्टी को जब तक जीवित हैं इंजॉय कर सकती हैं, पर वो ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हैं, ना उसको गिफ्ट कर सकती हैं, ना वो उसे डोनेट कर सकती हैं। तो मतलब इस तरह से आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर नहीं हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी कमी इसमें ये थी कि औरत की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वो प्रॉपर्टी वहीं चली जाएगी जहां से वो प्रॉपर्टी उनको मिली थी। कहने का मतलब ये है कि उनकी मृत्यु की स्थिति में वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को आगे नहीं मिलेगी। समझी? जी गुरुजी, ये तो समझ आ गया। जी गुरुजी, 1937 में तो जो औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स मिले थे वो सच में ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। गुगु और नूरी, अब ध्यान से सुनो। भाई, 1937 में जो हिंदू विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया ना, वो तो अभी विमेन को प्रॉपर्टी राइट देने की एक शुरुआत मात्र ही थी। ये ठीक है कि ये राइट जो था रिस्ट्रिक्टेड था, और धीरे 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 ये महसूस किया जाने लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी के भी अगेंस्ट है। समझी? भाई अब ध्यान से सुनो। 1937 के बाद 1956 का समय आते आते तक ये बात महसूस की जाने लगी कि जो विमेन को वास्तव में प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में मिले हैं। एंड देन 1956 में राव कमेटी की रिकमेंडेशन पे 17 जून 1956 को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो था वो अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर इस एक्ट के जरिए ये काफी हद तक कोशिश की गई कि जो फीमेल और मेल के बीच में प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इनइक्वालिटीज है ना, उसको कम किया जा सके। तो गुरुजी, इसका मतलब कि यहाँ से औरतों को जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स थे वो मिलने पूरी तरह से शुरू हो गए।
भाई गुगु, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। भाई गुगु, अब ध्यान से सुनो। भाई 1956 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया ना, उसमें ये प्रावधान दिया गया कि अगर कोई भी फीमेल जो लॉफुल ढंग से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। समझी? इसका अर्थ ये हुआ गुरुजी कि अब कोई भी स्त्री जो लॉफुल ढंग से प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी या जो उसे संपत्ति मिलेगी, उस संपत्ति पर उसका एब्सोल्यूट राइट होगा या वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर कहलाएगी। इसका अर्थ ये हुआ गुरुजी कि अब वो संपत्ति बेच भी सकती है और उस संपत्ति को किसी को गिफ्ट भी कर सकती है और उसे किसी को डोनेट भी कर सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ गुरुजी कि अब उसकी मृत्यु के उपरांत भी वो संपत्ति वहाँ वापस नहीं जाएगी जहाँ से कि उसे वो मिली थी, बल्कि अब वो उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी, यानी कि उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यही अर्थ हुआ ना इसका गुरुजी? भाई शाबाश, तुम दोनों को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट ओनर का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो गुरुजी, हम ये मान के चलते हैं यहाँ से कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने औरतों को संपत्ति के संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए। यही अर्थ हुआ ना इसका? भाई अब ध्यान से सुनो। इस एक्ट के साथ ये तो कोशिश की गई कि मेल और फीमेल में जो प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इनइक्वालिटीज है ना, उनको दूर किया जाए। पर अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी एक कमी थी, और कमी ये थी कि अभी भी जो बेटी थी या जो लड़की थी, वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में कोपार्टनर नहीं थी। गुरुजी, अभी तो आपने ये बताया कि 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग फीमेल को प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर मान लिया गया और अब उसके पास प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट राइट भी थे। पर अब आप ये कह रहे हैं कि वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति की अधिकारी नहीं है, या अभी आपने एक शब्द यूज़ किया कोपार्टनर नहीं है। तो इसका अर्थ समझ नहीं आया। कृपया करके आप बताएंगे कि पैतृक संपत्ति में अधिकार होने से क्या अर्थ है और कोपार्टनर कौन होता है? भाई नूरी और गुगु, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों को ही नहीं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से हर उस बेटी को, हर उस स्त्री को इस कानून के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि ये नहीं जानती, जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि संपत्ति को लेकर उसके क्या अधिकार हैं, या पिता की पैतृक संपत्ति को लेकर उसके कौन कौन से अधिकार हैं। पर आज नहीं, कल। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जी हाँ, मैं चाणक्य अपनी टीम यानी कि नूरी और गुगु के साथ कल इसी विषय पर कुछ और कानूनी शंकाओं और उनके हल को लेकर आपके सामने चतुर और चाणक्य में एक बार फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।